हम सब लगातार व्यस्त रहने की दौड़ में शामिल हैं। टू डू लिस्ट, मीटिंग्स, डेडलाइंस, ऐसा लगता है जैसे रुकना मना है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्यस्त होना आज एक स्टेटस सिंबल बन गया है। हाँ, कोई पूछे कैसे हो और जवाब मिले बस बहुत बिजी हूँ, तो लगता है कि सामने वाला कोई बहुत जरूरी इंसान है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक बदलाव है। मतलब व्यस्तता को सफलता की निशानी मान लिया गया है। जैसे अगर आपके कैलेंडर में खाली जगह है तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, ऐसा महसूस कराया जाता है कि हर पल का हिसाब होना चाहिए, हर पल प्रोडक्टिव होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि हमारी सबसे बड़ी रचनात्मकता, हमारे सबसे बेहतरीन विचार इसी प्रोडक्टिविटी के बिल्कुल उलट, यानी कुछ न करने से आते हैं? ये सुनने में ही हमारी पूरी परवरिश के खिलाफ लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ये विचार हमारी आधुनिक कार्य संस्कृति की जो नींव है उसी पर सवाल उठाता है। सही बात है। तो आज हम इसी चौंकाने वाली बात की गहराई में उतरेंगे और हमारे गाइड होंगे एंड्रू स्मार्ट की किताब ऑटो पायलट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग नथिंग से निकाले गए कुछ अहम विचार। हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि हमारी दुनिया काम और प्रोडक्टिविटी को लेकर इतनी जुनूनी क्यों हो गई, और जब हम सोचते हैं कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, तब हमारा दिमाग असल में कौन सा जरूरी काम कर रहा होता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं। पश्चिमी संस्कृति में व्यस्त रहना वो एक सम्मान की बात है, लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास में झांकें तो फुर्सत या लेजर को बहुत सम्मान दिया जाता था। अच्छा। हाँ, जैसे कन्फ्यूशियसवाद जैसी प्राचीन चीनी विचारधाराओं में आत्मचिंतन और आराम के लिए समय निकालना वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। मतलब जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम करना नहीं था? बिल्कुल नहीं, बल्कि खुद को समझना भी था, जिसके लिए खाली समय पहली शर्त थी। और मुझे लगता है ये सिर्फ पूरब तक सीमित नहीं था। मैंने पढ़ा है कि 18वीं सदी में सैमुअल जॉनसन जैसे पश्चिमी लेखकों ने भी आलस्य की तारीफ में लिखा है। हाँ, उन्होंने इसे बुराई नहीं बल्कि विचारों को पनपने देने का एक माध्यम माना। तो फिर सवाल यह है कि ये बदलाव आया कहाँ से? काम को भगवान और आराम को पाप समझने की ये सोच शुरू कहाँ से हुई? यही तो, कहाँ से आई ये सोच? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हैं। उस समय फ्रेडरिक टेलर नाम के एक इंजीनियर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट? हाँ, इसका एक ही और बहुत साफ मकसद था, फैक्ट्रियों में मजदूरों से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे निकलवाया जाए। उनकी हर हरकत को स्टॉप वॉच से मापा जाता था। हर चीज को ऑप्टिमाइज करना। एग्जैक्टली। हर प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता था ताकि इंसान की जरूरत ही ना पड़े, बस एक मशीन का पुर्जा बनकर वो काम करता रहे। लेकिन एक मिनट, क्या हम कह सकते हैं कि टेलर का नजरिया पूरी तरह से गलत था? आज भी तो बड़ी बड़ी कंपनियां एफिशिएंसी और आउटपुट बढ़ाने के लिए इसी तरह के प्रोसेस इस्तेमाल करती हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये काम तो करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ये काम करता है, लेकिन किस कीमत पर? टेलर का मॉडल सिर्फ उत्पादन के आंकड़ों को देखता था, इंसान की कीमत को नहीं। उसने ये नजरअंदाज कर दिया कि एक थका हुआ, असंतुष्ट और रचनात्मक रूप से खोखला हो चुका मजदूर वो लंबी दौड़ में किसी भी संस्था के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि लेनिन जैसे उस दौर के विचारकों ने इसे तुरंत पहचान लिया था। उन्होंने इसे मजदूरों का शोषण करने वाला एक क्रूर पूंजीवादी तरीका बताया, जो इंसान से उसकी इंसानियत छीनकर उसे मशीन बना देता है। तो जो औजार पहले स्टॉप वॉच और असेंबली लाइन थे, आज वो स्मार्टफोन और प्रोडक्टिविटी एप्स बन गए हैं। बिल्कुल, सोच वही है, बस तरीके बदल गए हैं। लगातार कनेक्टिविटी, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, ये सब हमें गहरी और बिना भटकाव वाली सोच से दूर कर रहे हैं, जो रचनात्मकता के लिए सबसे जरूरी है। तो ये तो हुई काम को लेकर हमारी आधुनिक सोच की बात। लेकिन जब हम इस ऑन मोड से हटकर ऑफ मोड में जाते हैं, तो विज्ञान के हिसाब से हमारे दिमाग में क्या होता है? क्योंकि न्यूरोसाइंस की खोजें तो यही बताती हैं कि हमारे पूर्वज शायद सही थे। जी, पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस ने एक हैरान करने वाली खोज की है, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, या डीएमएन। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों का एक नेटवर्क है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम कोई खास काम नहीं कर रहे होते हैं। मतलब जब हम आराम कर रहे होते हैं या दिन में सपने देख रहे होते हैं। बिल्कुल, या बस यूं ही ख्यालों में खोए होते हैं। डिफॉल्ट मोड तो ये एक तरह का दिमाग का स्टैंड बाय या स्क्रीन सेवर मोड है, जो अपने आप चालू हो जाता है।
पर ये सिर्फ स्क्रीन सेवर नहीं है ना? बिल्कुल सही समझा। ये असल में बैकग्राउंड में बहुत जरूरी काम कर रहा है और ये कोई मामूली काम नहीं है। अच्छा। एक हैरान करने वाला तथ्य सुनिए। हमारा दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन ये शरीर की कुल ऊर्जा का 20% इस्तेमाल करता है। 20%? हाँ, और उस 20% ऊर्जा का लगभग 90% हिस्सा इसी रेस्टिंग या आराम की अवस्था में खर्च होता है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा होता है? एग्जैक्टली। ये पूरी तरह से उल्टी बात है जो हम सोचते आए हैं। तो फिर ये DMN करता क्या है इतनी ऊर्जा के साथ? ये नेटवर्क आप कह सकते हैं हमारी चेतना और हमारी पहचान का केंद्र है। जब DMN एक्टिव होता है तो हमारा दिमाग आत्मचिंतन करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, ये हमारी बिखरी हुई यादों को सहेजता है, उन्हें एक दूसरे से जोड़कर हमारे जीवन की एक कहानी बनाता है। ये हमें भविष्य के बारे में कल्पना करने और योजना बनाने में मदद करता है। सरल शब्दों में यही नेटवर्क हमें हम कौन हैं का गहरा एहसास दिलाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम लगातार काम के बोझ या तनाव में रहते हैं तो हम इस नेटवर्क को काम करने का मौका ही नहीं देते? ये तो ऐसा हुआ जैसे हम अपने कंप्यूटर को कभी भी मेंटेनेंस, स्कैन या डीफ्रैगमेंट करने का समय ही ना दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी उपमा है। बिल्कुल यही होता है। जब हम खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त रखते हैं तो ये नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है। और उसका नतीजा? हम अपने आप से, अपनी भावनाओं से और अपने जीवन के बड़े मकसद से कट जाते हैं। इससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। बाप रे। लगातार व्यस्त रहना दिमाग को उसकी सबसे जरूरी प्रक्रिया से रोकना है। तो अगर ये कुछ न करना इतना जरूरी है तो क्या इतिहास में इसके कुछ ठोस उदाहरण हैं जहां किसी बड़ी खोज या रचनात्मक काम का जन्म ऐसे ही खाली पल में हुआ हो? इसके तो अनगिनत उदाहरण है, लेकिन सबसे मशहूर कहानी सर आइजैक न्यूटन की है। हम सबने सुना है कि उन्होंने एक सेब को गिरते देख गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। हाँ, वो सेब वाली कहानी, जैसे कि सेब सिर पर गिरा और अचानक उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। हाँ, किताब बताती है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उस पल न्यूटन सिर्फ एक सेब को नहीं देख रहे थे। तो फिर? वो महामारी की वजह से शहर छोड़कर अपने गांव के बाग में महीनों से रह रहे थे। वो किसी खास काम पर केंद्रित नहीं थे, बल्कि एक गहरी खुली सोच और चिंतन की अवस्था में थे। अच्छा। उनका दिमाग सालों से जमा की गई जानकारियों और सवालों को प्रोसेस कर रहा था। उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क मतलब DMN पूरी तरह से एक्टिव था, और उसी शांत पल में उनके दिमाग ने उन सभी बिखरे हुए विचारों को जोड़कर एक क्रांतिकारी सिद्धांत बना दिया। तो वो आहा मोमेंट उसी खाली समय की देन था, न कि किसी लैब में की गई मेहनत का। बिल्कुल। समस्या पर सीधे काम करने के बजाय उससे हटकर दिमाग को भटकने देना ज्यादा कारगर साबित हुआ। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक और बेहतरीन उदाहरण कवि रेनर मारिया रिल्के का है। उन्होंने अपनी सबसे महान रचना द ड्यूइनो एलिजीज लिखने में 10 साल लगा दिए। 10 साल? हाँ, पर ये 10 साल उन्होंने मेज पर बैठकर लिखने की कोशिश में नहीं बिताए। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो दशक पूरे यूरोप में यात्रा करते हुए, कला देखते हुए और बस जीवन को महसूस करते हुए बिताया। वो भटक रहे थे, देख रहे थे, सोच रहे थे। और कई सालों के इस चिंतन के बाद एक दिन इटली के एक महल के पास तूफानी हवा के बीच चलते हुए उन्हें अपनी कविता की पहली पंक्ति सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके कान में कही हो। वाह! ये साबित करता है कि महान रचनात्मकता के लिए दिमाग को जानकारी से भरना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे प्रोसेस करने के लिए खाली समय देना भी है। ये सुनकर मुझे आज की दुनिया में बच्चों की परवरिश की चिंता हो रही है। किताब इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को हर वक्त किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखने का चलन बहुत खतरनाक है। हाँ, पियानो क्लास, स्पोर्ट्स, कोडिंग, ट्यूशन। बच्चों के पास बोर होने का या बस यूं ही डे ड्रीम करने का समय ही नहीं बचा है। और इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में बच्चों के IQ स्कोर तो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे फ्लिन इफेक्ट कहते हैं। हाँ। लेकिन उसी दौरान उनकी रचनात्मकता के स्कोर लगातार गिर रहे हैं। बच्चों में तनाव और डिप्रेशन के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो हम उन्हें जानकारी तो बहुत दे रहे हैं, पर उस जानकारी से कुछ नया बनाने की उनकी क्षमता को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि रचनात्मकता के लिए खाली दिमाग चाहिए, जिससे आजकल के माता पिता और स्कूल सिस्टम भरने में लगे हुए हैं। तो हमने देखा कि जरूरत से ज्यादा कंट्रोल हमारे दिमाग की प्राकृतिक कार्यप्रणाली को बिगाड़ देता है। लेकिन क्या यह सिद्धांत सिर्फ एक व्यक्ति पर लागू होता है या बड़े सिस्टम पर भी? ये सिद्धांत हर जटिल सिस्टम पर लागू होता है, और प्रकृति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकृति सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वतः संगठन के सिद्धांत पर काम करती है।
स्वतः संगठन। हाँ, जैसे चींटियों की कॉलोनी को देखिए। वहां कोई एक राजा या मैनेजर नहीं होता जो लाखों चींटियों को आदेश दे रहा हो। हर चींटी कुछ सरल नियमों का पालन करती है और उन सरल नियमों से एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल सिस्टम अपने आप उभरता है। अरे हाँ, और हमारा दिमाग भी तो ऐसा ही है। अरबों न्यूरॉन्स का एक स्वतः संगठित सिस्टम जिसमें कोई एक बॉस नहीं है, फिर भी चेतना और विचार पैदा होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इंसान इस स्वतः संगठन पे भरोसा नहीं करता। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। किताब में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का एक डरावना उदाहरण है। हाँ, जर्मनी वाला। हाँ। 18वीं सदी में जर्मनी में लोगों ने सोचा कि वे प्रकृति से बेहतर, ज्यादा व्यवस्थित और प्रोडक्टिव जंगल बना सकते हैं। उन्होंने एक समृद्ध, जंगली और विविधता से भरे जंगल को काटकर उसकी जगह एक ही तरह के पेड़ जैसे स्प्रूस को सीधी कतारों में लगा दिया। एकदम एक्सेल शीट की तरह। बिल्कुल। देखने में बहुत इफिशिएंट और साफ सुथरा लगता था, पर इसका नतीजा क्या हुआ? विनाशकारी। हाँ, पूरा इकोसिस्टम ढह गया। क्योंकि विविधता खत्म हो गई थी, इसलिए जब एक कीड़ा उन पेड़ों पर लगा तो पूरा का पूरा जंगल तबाह हो गया। मिट्टी की पोषकता खत्म हो गई। उन्होंने व्यवस्था बनाने की कोशिश की और नतीजा अराजकता और विनाश हुआ। ये इस बात का सबूत है कि जटिल सिस्टम पर जब आप बहुत ज्यादा सरलीकरण और कंट्रोल थोपते हैं तो वो टूट जाता है। और इसका एक भयावह आधुनिक उदाहरण एप्पल के लिए काम करने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री है। वहां साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांतों को चरम पर ले जाया गया है। मजदूरों को मशीन का पुर्जा समझा जाता है, उनसे उनकी इंसानियत छीन ली जाती है, हर सेकंड का हिसाब रखा जाता है और उन पर अमानवीय दबाव डाला जाता है। जिसके दुखद परिणाम हमने वहां हुई आत्महत्याओं की खबरों में देखे हैं। ये दिखाता है कि जब आप इंसानों जैसे जटिल सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा कंट्रोल और दबाव डालते हैं तो वो सिस्टम भी उसी जर्मन जंगल की तरह टूट जाता है। ये आज के कॉर्पोरेट जगत के लिए एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। सिक्स सिग्मा जैसी प्रक्रियाएं जिनका मकसद हर चीज को एक समान बनाना और गलतियों को पूरी तरह खत्म करना है, वो शायद उत्पादन के लिए अच्छी हो, लेकिन क्या वो मानवीय रचनात्मकता और नई सोच को खत्म नहीं कर देती? सही बात है। जैसा कि सोच में बताया गया है, एलन मस्क भी ऐसी कठोर प्रक्रियाओं पर संदेह जताते हैं। उनका मानना है कि ये कर्मचारियों को सोचने से रोकती हैं और उन्हें बस नियमों का पालन करने वाला रोबोट बना देती हैं। तो हमने देखा कि जरूरत से ज्यादा कंट्रोल सिस्टम को तोड़ देता है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या थोड़ी सी अराजकता या शोर हमारे दिमाग के लिए अच्छा हो सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है। ये एक बहुत ही आकर्षक और विरोधाभासी विचार है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत शांत कमरे में एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनने की कोशिश कर रही हैं। मुश्किल होगा? लगभग असंभव है। लेकिन अगर उसी कमरे में एयर कंडीशनर का एक हल्का स्थिर शोर हो तो कई बार वो शोर आपके कानों को उस धीमी फुसफुसाहट पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अच्छा। हाँ, विज्ञान की भाषा में इसी अजीब घटना को स्टोकास्टिक रेजोनेंस कहते हैं। मतलब? थोड़ा सा बेतरतीब शोर एक कमजोर सिग्नल को मजबूत बना सकता है। इसका कोई और उदाहरण है? हाँ, प्रकृति में इसका एक अद्भुत उदाहरन है। पैडल फिश नाम की एक मछली गंदे कीचड़ वाले पानी में रहती है, जहां देखना नामुमकिन होता है। वो अपने शिकार, जो छोटे जीव होते हैं, द्वारा पैदा की गई हल्की इलेक्ट्रिकल तरंगों को महसूस करके शिकार करती है। ओके, वैज्ञानिकों ने पाया कि जब पानी में थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल शोर या नॉइज होता है तो मछली अपने शिकार को ज्यादा आसानी से और दूर से पकड़ पाती है। वो शोर उसकी इंद्रियों के लिए बाधा नहीं बल्कि एक सहायक बन जाता है। वाह! तो ये इंसानों पर कैसे लागू होता है? क्या हमें ध्यान लगाने के लिए शोर मचाना चाहिए? जाहिर है, हर तरह का शोर नहीं, लेकिन रिसर्च बताती है कि हल्का बैकग्राउंड शोर, जैसे किसी कैफे का शोर, वो ADHD वाले बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। ये तो कमाल है। एक और स्टडी में पाया गया कि मध्यम स्तर का परिवेशी शोर यानी एम्बियंट नॉइज रचनात्मक कामों में हमारे प्रदर्शन को सुधार सकता है। शायद दिमाग को पूरी तरह शांत माहौल की नहीं बल्कि सही मात्रा में शोर की जरूरत होती है, ताकि वो अपने अंदर के कमजोर सिग्नलों, मतलब नए और मौलिक विचारों को बेहतर ढंग से पकड़ सकें। बिल्कुल। तो आज की इस पड़ताल का सार क्या निकलता है? पहली और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रोडक्टिविटी का जुनून, हर पल काम करने की ये धुन, ये एक आधुनिक विचार है। ये कोई प्राकृतिक नियम नहीं है और ये हमारे दिमाग की जो प्राकृतिक कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ जाता है। और दूसरी,
सबसे जरूरी बात, कुछ न करना समय की बर्बादी नहीं है। नहीं, ये हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ज़रूरी और प्रोडक्टिव काम है। ये वो समय है जब हमारा दिमाग हमारी यादों को व्यवस्थित करता है, जटिल समस्याओं के अनपेक्षित हल ढूंढता है और हमारी रचनात्मकता को पनपने का मौका देता है। न्यूटन के सेब से लेकर रिल्के की कविता तक इतिहास गवाह है कि महान विचार व्यस्त कैलेंडर में नहीं बल्कि खाली समय के शांत क्षणों में पैदा हुए। इसलिए आलस्य को अपनाना सिर्फ सुस्ताना नहीं है, ये अपने दिमाग को एक जटिल, स्वतः संगठित और अद्भुत सिस्टम के तौर पर काम करने की आज़ादी देना है। ये उस कंट्रोल को छोड़ने जैसा है जिसे हम हर वक्त बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और ये गहरी समझ और नए विचारों के लिए जगह बनाने जैसा है। किताब हमें बताते हैं कि आधुनिक दुनिया के भटकाव जैसे सोशल मीडिया और लगातार कनेक्टिविटी हमें इस जरूरी गहरी सोच से दूर रखते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, आज की इस दुनिया में जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हर पल कोई ना कोई चीज मौजूद है, जहां बोरियत को सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। हाँ, तो क्या ऐसी दुनिया में कुछ ना करना ये सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और शायद सबसे क्रांतिकारी काम बन गया है?